को मैं एक बार फिर डेली व्लॉग में सबको वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है जिसका आपने बहुत ध्यान रखना है दौराने यूएई में रहते हुए या किसी भी कंट्री में। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। अभी ये 2-4 दिन पहले एक मेरा दोस्त आया है जो कि डिपोर्ट हो गया है दुबई से, ठीक है। और उससे मैंने सारी बातचीत की। मैंने पूछा उसको कि आप किन मसलों में फंस गए और कैसे जेल के चले गए, कौन कौन सी जेल आपने काटी है, कितने महीने जेल काटी और वहाँ पर क्या सूरत हाल है अंदर की जेल के। तो उससे मेरी बातचीत हुई सारी। उसने मुझे सारा इची बिची बताया जो उसके साथ हुआ है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, कि कैसे वो फंस गया, कैसे उसको एक दोस्त ने उसको फंसा दिया और वो डिपोर्ट हो गया पाकिस्तान और अभी आ गया पाकिस्तान। तो मैं आज उसकी स्टोरी आपको बताऊंगा। लेकिन इस स्टोरी बताने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग यूएई में मौजूद हैं, बहुत सारे लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो बहुत शार्प माइंड है, बहुत अच्छे जहन के मालिक हैं, यानी कि बहुत चालाक, जिसको हम समझ लें चालाक हैं। लेकिन बाज़ वो भी लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये है कि देखें, मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। आपने उन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ में काम आने वाली हैं। क्योंकि जो उस बंदे ने मुझे चीज़ें बताई हैं, मैं खुद सुन के हैरान हो गया, परेशान हो गया कि वाकई यार ऐसा भी होता है। तो जो लोग तो बहुत चालाक शियार बनते हैं वो भी फंस जाते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो लोग शियार बनते हैं ना, तेज़ चालाक, जो कहते हैं हमें कोई नहीं काट सकता, हमें हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता, या हम किसी शिकंजे में नहीं फंस सकते। तो एक दिन क्या होता है कि वो भी फंस जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो चूना लगा जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मैसेज इस वीडियो में आएगा। इंशाल्लाह वीडियो को आप पूरा देखें, आपको ज़रूर समझ आएगी। तो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है कि आज से तकरीबन तकरीबन कुछ 6 महीने पहले उस लड़के के साथ क्या हुआ है। उसने एक दोस्त को अपना पूरा कार्ड, यानी कि कार्ड अपना एमरस आईडी का नंबर और अपना बैंक कार्ड अपना दिया दोस्त को। दोस्त कौन था? उसके रूम में उसके साथ ही रहता था। और वो क्या काम करता था, वो पैसे यानी कि मंगवाता था लोगों से। अभी मैं इसकी आपको स्टोरी आगे बताता हूँ उस दोस्त का क्या काम था। तो सीन क्या हुआ, उसको जो मेरा दोस्त है, यानी कि उसका नाम अली है, ठीक है। अली यानी कि उस रूम में था। तो अली से उसने कार्ड ले लिया और कार्ड लेने के बाद उसने कहा यार मेरे ना पाकिस्तान से पैसे आते जाते हैं और मैं ना कार्ड आपका यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसने कहा यार देखो, कार्ड यानी कि चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। एक बार उसने क्या किया, उसके सामने पैसे सेंड किए पाकिस्तान और पाकिस्तान से मंगवाए, उसको यानी कि एतबार में ले लिया, ठीक है। उसने बाद में क्या किया, वो मिला हुआ था, यानी कि ये कुछ ब्लैक मनी करते हैं, हुंडी वाले काम करते हैं, इस तरह लोगों के साथ वो मिला हुआ था, ठीक है। तो उसने वो अकाउंट जो है ना उसका, अली का, उसमें यूज़ करना शुरू कर दिया। अब उसको नहीं पता, अली को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपना रेगुलर डे में जो ड्यूटी कर रहा है वो अपना ही कर रहा है और उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपना काम पे जा रहा है, खा पी रहा है, अपनी लाइफ गुजार रहा है, ठीक है। तो तकरीबन ये तकरीबन 2 महीने ऐसे काम चलता रहा। कार्ड उसे लेता रहा और वापस करता रहा अली से, अली को, यानी कि कार्ड उसने ले लिया 2-3 बार, फिर अली को वापस दे दिया, पूरा एतबार में लिया, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बहुत तेज़ चालाक लोग बनते हैं वो भी फंस जाते हैं। तो अली भी यानी कि होशियार बंदा है वो, यानी कि इतना भी मासूम नहीं था। आखिर दुबई में काम करता है, यूएई में रहता है, उसको सब चीज़ों का पता है, लेकिन वो भी फंस गया। तो आखिरकार क्या हुआ कि 2 महीने ये काम चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ है कि वो लड़का ने रूम अलग शिफ्ट कर लिया। उसने बोला कि यार मैं ना दूसरे रूम में जा रहा हूँ, तो मैं उधर शिफ्ट हो रहा हूँ। उसने लोकेशन नहीं बताई वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो शिफ्ट हो गया दूसरे रूम में। और उसका कार्ड जो वो अली का कार्ड उस बंदे के पास ही मौजूद था, ठीक है। रूम उसने छोड़ दिया उसके साथ, दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया, दूसरा एरिया में शिफ्ट हो गया। कार्ड अली का उसने क्या नाम है अपने पास रख लिया और मुसलसल वो काम करता रहा। और फिर कुछ अरसे बाद क्या हुआ, अली को एक कॉल आती है और वो कॉल पिक करता है। तो वो कॉल आती है अबू धाबी पुलिस स्टेशन से, कॉल आती है, ठीक है। कहाँ से? अबू धाबी पुलिस स्टेशन से कॉल आती है
कि आपका नाम ये आपका नाम है, और आप यहाँ पर आओ, पुलिस स्टेशन में आओ, आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। तो वो बंदा परेशान हो जाता है कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे खिलाफ कैसे कंप्लेन आ गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं किसी चीज़ का, कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, कौन हो आप, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो कुछ चीज़ किसी इलम चीज़ ही नहीं है इलम का, तो चीज़ का इलम नहीं है। तो उसने फिर कहा कि आप यहाँ पर आओ, उसके बाद ही आपको सब चीज़ें क्लियर करेंगे कि आपके साथ क्या मैटर हुआ है, कि आपके बहरहाल आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, आप यहाँ पर आओ, अगर नहीं आओगे तो आपके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाएगा, आप यूएई से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, वो बंदा डर गया। डरने के बाद यानी कि वो अपना फिर यानी कि एक दो तीन दिन के बाद वो भूल गया चीज़ें, फिर अपना रेगुलर वही काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि उसको था कि मैंने कुछ किया ही नहीं, ना मैंने मोबाइल लिया है इंस्टॉलमेंट पे, ना मेरा किसी को तो फटा है, ना मैंने कोई चेक दिया है। तो लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका अकाउंट जो वो गलत काम में यूज़ हो चुका है। तो बहरहाल ये तकरीबन दो तीन कॉलें आई हैं, क्योंकि वो शुरू से दुबई में रह रहा था, लेकिन कॉल आ रही थी अबू धाबी, अलैन से आ रही थी, अलैन से, ठीक है। तो वहाँ से कॉल आई थी उसको। उसके बाद क्या सीन हुआ है जी, उसको फिर कॉलें आना शुरू होगी कि आपको आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो हम आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगा देंगे, आप नहीं हिल सकते यहाँ से, तो लिहाजा आपको आना ही पड़ेगा। तो उसने फिर इग्नोर कर दिया, उसने कहा यार कोई पता नहीं, कोई फेक बंदे हैं या कोई डरा रहे हैं इस तरह, यानी कि सीन समझ के बैठ गया, उसने इजी ले लिया इस काम को, और वो नहीं गया। एक दिन क्या हुआ, उसने अली ने अब पाकिस्तान जाना था छुट्टी, तो उसने टिकट बुक करवाई अपनी। ठीक है, टिकट बुक करवा के एयरपोर्ट पे पहुंचा है। एयरपोर्ट पे पहुंचा है, उसकी बोर्डिंग वगैरह हो गई, और जब वो पहुंचा इमिग्रेशन के पास, तो इमिग्रेशन ने उससे रोक लिया। इमिग्रेशन ने रोक लिया। रोकने के बाद उसको बोला कि आपके ऊपर एक केस है। वो ज़ाहिर बात है परेशान हो गया कि मेरे ऊपर केस है, और यानी कि फिर उसके जहन में आया कि मुझे, हाँ, कुछ दिन पहले कॉलें आ रही थी, मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन वही केस वो इमिग्रेशन के पास मूव हो चुका था। और इमिग्रेशन वालों ने क्या किया, उसको टर्मिनल 3 के अंदर, आपको पता है अंदर नहीं, जिन लोगों को पता, अंदर ही छोटी एक सेल बनाया हुआ है, जेल, और वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर शिफ्ट किया, तकरीबन कुछ 4-5 घंटे वहाँ पर उसको बिठाया। बिठाने के बाद पुलिस वाले ने उससे फिर कुछ मालूमात ली कि आप अबू धाबी में आपके ऊपर केस है, ऐसे ऐसे, आपको वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी गुड लक थी कि उसको छोड़ दिया पुलिस वालों ने उधर, और उसका पासपोर्ट भी उसको वापस दे दिया, और ये बोला कि अपना केस क्लियर करो, अबू धाबी जाना पड़ेगा आपको, ये आपका केस है, कि ये केस नंबर है, ये पर्ची पकड़ो और अबू धाबी जाओ, वहाँ से केस क्लियर करने के बाद ही आप मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते कहीं भी। तो वो बंदा वहाँ से निकला एयरपोर्ट से, यानी कि अपना पासपोर्ट पुलिस वालों से लिया, बाहर आया। बाहर आने के बाद परेशान था, ज़ाहिर बात है कि ना तो अब पैसे भी ज़ाया हो गए, टिकट भी वेस्ट होगी, बोर्डिंग होने के बाद टिकट भी वेस्ट होगी। उसने ऑफिसर को बोला कि सर मेरी टिकट जो बोर्डिंग है वो कैंसिल करवा दें, क्योंकि बोर्डिंग कैंसिल करवाने से क्या होता है कि आपके टिकट के पैसे रिटर्न मिल जाते हैं। ये भी एक चीज़ याद रखें, अल्लाह ना करे अगर आपको इमिग्रेशन रोक ले, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी बोर्डिंग कैंसिल करवानी है। उसी टाइम आपने एजेंट को कॉल करनी है, एजेंट को बता देना कि मेरे साथ ये मसला हो गया है, और कोशिश करनी है कि इमिग्रेशन वालों से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी बोर्डिंग कैंसिल करवा दें। अगर बोर्डिंग कैंसिल नहीं करवाएंगे तो आप का टिकट वेस्ट हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उससे अच्छी एक और चीज़, मैं आपको एक और चीज़ आज बताने लगा हूँ, कि जिन लोगों को लगता है कि यार मैंने इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लिया हुआ है, या कोई बिल पेंडिंग है, या किसी को दे दिया है कोई डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए क्या है कि अपना पुलिस क्लियरेंस लेटर एक बनवा लें, जिसकी फ़ीस 80 दिरहम फ़ीस है। वो किसी भी टाइपिंग सेंटर पे आप जाएंगे, कुछ कोई 100 ले रहा है, कोई 200 भी ले रहा है, तो लेकिन उसमें दो कैटेगरी के पुलिस सर्टिफिकेट बनते हैं। एक बल्दिया के कुछ मेरे नाम नाम नहीं ज़हन में आ रहा, लेकिन मैंने बनवाया था वो अमेज़ोन जॉब में, जो अमेज़ोन की जॉब करने के लिए, डिलीवरी की जॉब करने के लिए, वो पुलिस सर्टिफिकेट मैंने बनवाया था 80 दिरहम का। ठीक है, तो आप भी वो लेटर बनवा के अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप क्लियर हैं कि नहीं क्लियर। अल्लाह ना करे अगर आप किसी मामलात में फंसे हुए तो उसको बजाय कि आप एयरपोर्ट जाएं इमिग्रेशन के हवाले अपने आप को करें, उससे पहले ही मामलात क्लियर कर लें, वो सबसे बेहतर है आपके लिए। ठीक है,
तो मेरा बताने का, ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि जो भाई इन मामलात में फंस जाएंगे बाद में, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जिन लोगों को लगता है कि, बहुत सारे लोग हैं मुझे पता है जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लिए हुए हैं और फ़ोन खा लिए हैं, फ़ोन पैसे, ज़ाहिर बात हर बंदे को प्यारे लगते हैं, उसने यूज़ कर लिए हैं फ़ोन, बेच दिए हैं मौके पे, यानी कहते हैं सलाडू से फ़ोन लेते हैं और मौके पे जाके दुकान पे सेल कराते हैं और पैसे खा लेते हैं। तो बाद में फिर उनके लिए मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा था कि इमिग्रेशन वालों के साथ जो वो बल्दिया का भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कि कॉन्ट्रैक्ट ये साइन हो रहा है कि जिनके बिल पेंडिंग हो गए, यानी कि किसी किस्म के जैसे रूम रेंट हो गया और चेकों का हो गया, बिजली का बिल पेंडिंग हो गया, फ़ोन का बिल पेंडिंग हो गया, उन लोगों को भी एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि जब एयरपोर्ट पे आप पहुँचे तो कोशिश करें कि अपने आप को क्लियर करके पहुँचे, किसी मामलात में आप ना फंसे हो। अगर फंसे होंगे तो आपकी टिकट भी वेस्ट हो जाएगी और तमाम पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे, और वहाँ से पॉसिबल है कि आपको वो जेल भी शिफ्ट कर दें, और पॉसिबल है कि आपको वो पासपोर्ट दे के आपको बोलें कि आप ये अपना क्लियर करो, ठीक है। दोनों चांस डिपेंड करता है केस के ऊपर। तो जब अली को ये चीज़ें सब उसके साथ भी हो गई थी, तो उसको फिर 15-20 दिन इधर बाहर रहना पड़ा, क्योंकि जॉब वो उसकी ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तान जा रहा था। तो बहरहाल उसको 15 दिन एक दोस्त की तरफ रहना पड़ा। रहने के बाद उसने फ़ैसला किया कि मैं अबू धाबी जाता हूँ, कोर्ट की तरफ, अबू धाबी कोर्ट, ठीक है। तो अबू धाबी जब यहाँ से, क्या नाम, अपने इब्ने बतूता मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पर नीचे बसें खड़ी होती हैं, वहाँ पर से बसें निकलती हैं अबू धाबी के लिए। 25 दरहम बस का वो किराया आरटीए का, ठीक है। वो आपको अबू धाबी उतारती है बस, ठीक है। वो बंदा अबू धाबी के लिए निकला, पहले दिन गया, और उधर यानी कि किस बस में जब उतरा, बस से आरटीए की बस में, वो स्टेडियम जो वहाँ पर बस स्टैंड है बहुत बड़ा, तो वहाँ से वो निकला और पूछा किसी से कि यार मैंने ना ऐसे ऐसे कोर्ट जाना है। डायरेक्ट यानी कि कोर्ट भी नहीं बंदा जा सकता। मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन के मुतालिक बताऊंगा कि डायरेक्ट बंदा कोर्ट भी नहीं जा सकता जब तक कोर्ट की तारीख ना आपको मिली हो, जब तक डेट ना मिली हो, कोई जज या वकील से आपकी डेट ना हो, तब तक आप वैसे डायरेक्ट जाके अपने आप को नहीं क्लियर कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो आरटीए बस से उतरा है, उसने फिर अबू धाबी की बस पकड़ी और उसने जाना था यानी कि कोर्ट की तरफ वो बस में बैठ गया, जाने के लिए मूव किया। तो बस यानी कि रास्ते में थी, तो वो बताता है कि एक पाकिस्तानी था, उससे मैंने पूछा कि यार मैंने ऐसे ऐसे फ़ाइन के मतलब पूछना है कि मेरे ऊपर क्या केस है और फ़ाइन कितना है और क्या सीन है। और हाँ, एयरपोर्ट पुलिस वालों ने उसको बता दिया था कि तुम्हारे ऊपर 10,000 दरम का फ़ाइन है, ठीक है। ठीक है, 10,000 दरम का, ये उसको पता चल गया था, 10,000 दरम का। अच्छा, वो जब बस में बैठा हुआ है, उस बंदे से उसने पूछा कि मैंने फ़ाइन क्लियर करवाना है, तो उस बंदे ने बोला कि आप कोर्ट नहीं जाओ डायरेक्ट, आप यहाँ पर अबू धाबी में यानी कि एक इदारा है, यानी कि पुलिस का ही, इमिग्रेशन का इदारा है, वहाँ पर वो फ़ाइन वगैरह चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पर वो उतरा, ठीक है। वहाँ पर उतरने के बाद उसने क्या किया है, वो उस इदारे में गया। इदारे में एक प्रॉब्लम हो गई उसके पास। उसके साथ प्रॉब्लम क्या आई कि उसको कुछ चीज़ का पता ही नहीं। उसकी प्रॉब्लम ये हुई कि उसका कोरोना टेस्ट नहीं था, जो किसी भी इदारे में जाने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना होता है, तो वो नहीं था, ठीक है। अभी तो शायद ख़त्म हो गया, लेकिन उस टाइम पे था। तो कोरोना टेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से उसको अंदर नहीं जाने दिया, ज़िल्लत खवारत होने के बाद। साथ ही एक टाइपिंग सेंटर था, वहाँ पर गया, वो टाइपिंग सेंटर वाले से बात की सारी। बात करने के बाद उसको अपना एमरस आईडी नंबर दिया, और उसने वो केस का पता कर कुरकुर काफ़ी देर बैठा रहा, उससे पैसे लिए, 100 दरम भी ले लिया। और काफ़ी देर बैठने के बाद उसने पता करने के बाद बताया कि तुम्हारे ऊपर जी कोई ना इश्तिहार का केस है, कि तुमने कोई वेबसाइट के ऊपर कोई गलत इश्तिहार लगाया यूई के मुतालिक। तो इस तरह तुम्हारे ऊपर केस है, यानी कि उन्होंने ये बता के उसको भेज दिया और बोला कि तुम्हें एक मैसेज आएगा तुम्हारे फ़ाइन को यानी कि ना माफ़ करवाने का मैसेज आया। जो ये टाइपिंग वालों ने स्टोरी बताई है, इश्तिहार तुमने लगाया है फेसबुक या किसके ऊपर, वो गलत है। बेसिक जो स्टोरी थी वो 10,000 फ़ाइन की थी, लेकिन उन्होंने कहा हमने अपील डाल दी है तुम्हारी ऑनलाइन कि फ़ाइन तुम्हारा माफ़ हो जाए या कम हो जाए, ठीक है। और तुम्हें एक हफ़्ते के अंदर अंदर तुम्हें मैसेज आ जाएगा। वो अली साहब ने क्या किया, वहाँ से यानी कि वापस निकला है, और पैसे भी कम थे, ज़ाहिर बात है। वहाँ से लिफ्ट ली, और लिफ्ट लेने के बाद दुबई वापस आ गया। दुबई वापस आने के बाद उसने वही दोस्त की तरफ ठहरना शुरू कर दिया जिसके पास पहले रहा जब एयरपोर्ट से आया। तो फिर उसको तकरीबन कोई हफ्ता को ऐसे ही नहीं कॉल आई, नहीं मैसेज आया कि कहाँ से केस है, कैसा केस है। तो वो एक हफ्ते के बाद
वहाँ से फिर अबू धाबी की तरफ रवाना हुआ। और अबू धाबी बस स्टैंड पे जब पहुँचा है तो वहाँ पर उसको कॉल आती है, पुलिस स्टेशन से कॉल आई है। पुलिस स्टेशन अल सफ़ा, ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है। वहाँ से उसको कॉल आई। कॉल आने के बाद उसने क्या किया है, उसने वहाँ से अलैन की बस पकड़ी। अलैन की बस पकड़ के वो अल सफ़ा की तरफ चला गया। अल सफ़ा क्या नाम पुलिस स्टेशन, जो मेन रोड के ऊपर ही है, अबू धाबी मेन रोड के ऊपर ही, वहाँ पर वो चला गया। वहाँ पर क्या सीन हुआ उसके साथ, वहाँ पर अंदर जब गया तो उसने काउंटर पे जाके बताया कि सर ये मेरा केस नंबर है और मेरे ऊपर फ़ाइन है, तो मैं उसको क्लियर करने आया हूँ, ठीक है। तो जिस नंबर से उसको कॉल आई थी उसने दोबारा उस नंबर पे कॉल की, वो एक सीआईडी का नंबर था। सीआईडी वाले ने उसको बोला कि आप बैठो, हम आ रहे हैं। तकरीबन 15-20 मिनट बैठने के बाद सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी वालों ने उसको बुलाया कि तुम्हारा नाम ये है। उसने कहा हाँ जी ये अंदर आ जाओ। अंदर चला गया। उसने उससे पहले अपने एक सेपरेट रूम में बिठाया। 4-5 सीआईडी वाले आ गए और उन्होंने उससे मालूमात ली है कि तुम्हारे ऊपर केस है, ऐसे 10,000 रुपये तुमने किसी से लिए हैं, ये बंदे का नाम है। उसने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं, मैं इसको जानता ही नहीं, इस बंदे को कौन है, ये कहाँ से है और क्या सीन है। उसने कहा बहरहाल तुम्हारे ऊपर केस है, 10,000 पे करो और चले जाओ। उसने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी वो टिकट के लॉस कर बैठा था और इस तरह चीज़ें वगैरह परचेज़ कर ली थी। ये मामला होने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने कहा ठीक है, सीआईडी वाले ने बोला कि आप यहाँ पर बैठ जाओ, तो देखते हैं फिर क्या होता है। थोड़ी तकरीबन कोई 2 घंटे 3 घंटे बिठाने के बाद तो उन्होंने फिर केस जो है वो सीआईडी ने पुलिस स्टेशन जो मौजूदा उसके हैंड ओवर कर दिया कि ये बंदा मुजरिम पकड़ा गया है, तो ये बंदा है, अब इसको सज़ा के लिए भेज दो, ठीक है। तो वहाँ से यानी कि सीआईडी का काम ख़त्म हो गया, पुलिस के हैंड ओवर हो गया। पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने उसको नीचे जो सेल है, नीचे वो जो कैद खाना जेल है, उसमें बंद कर दिया और ये बोला कि तुम्हारा सुबह जज के सामने पेश करेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। वो खुशी खुशी कह रहा चलो ठीक है यार, सुबह आकर छोड़ देंगे। तो बहरहाल उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद वो यानी कि ये सोच रहा था कि कल छोड़ देंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पूरा हफ्ता गुजर गया, कोई पुलिस वाला नहीं आया कि तुम्हें कोर्ट के लिए लेके जाना है, कोई चक्कर ही नहीं हुआ, ठीक है। उसकी रीज़न क्या थी कि ऑलरेडी उसके ऊपर जो सज़ा थी वो मुकर्रर हो गई थी 10,000 रुपये के फ़ाइन के पीछे। 10,000 क्यों के पीछे उसके ऊपर सज़ा मुकर्रर हो चुकी थी। वो इस वजह से कि कुछ महीने जो पहले कॉलें उसको आ रही थी, कुछ दिन पहले कॉलें आ रही थी, वो उसने उस कॉलों के रिस्पॉन्स पे नहीं गया मौके पे, जिसकी वजह से सज़ा ऑलरेडी उसके ऊपर मुकर्रर हो चुकी थी, ठीक है। तो जब वो उसको सेल में रखा, 7 दिन पूरे रखा, तो बंदा परेशान हो गया, दुआ करना शुरू हो गया कि या अल्लाह मुझे इस अज़ाब से निकाल। एक दिन क्या हुआ है, फिर उसको पुलिस वाले आए, हथकड़ी लगाई है, बाहर निकाला है और ले गए हैं किधर, मेडिकल करवाने। मेडिकल करवाने ले गए हैं। तो वहाँ मेडिकल करवाने के दौरान ही यानी कि साथ और भी 2 लड़के थे, 3, उनसे पूछा गया कि सर ये मेडिकल करवाने मुझे लेके जा रहे हैं हम लोगों को, तो क्या सीन है। उन्होंने बताया कि भैया ना आपको जेल शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए मेडिकल आपका हो रहा है। वो परेशान हो गया कि जेल शिफ्ट कर रहे हैं आप। तो बहरहाल मेडिकल हुआ है जी। मेडिकल में ब्लड यानी कि लेते हैं, कोरोना टेस्ट करते हैं। लेने के बाद मेडिकल करवाने के बाद दोबारा उसको जहाँ जिस सेल से निकाला था और वो उसी सेल में लाके शिफ्ट कर दिया। और 7 दिन सेल में बंदा अकेला रहा है, अकेला सेल में अकेला रहा है। एक यानी कि छोटा कमरा होता है, उसमें अकेला अकेला बंदा रहता है, 1 पर्सन ओनली। जब मेडिकल होने के बाद वो फिर बंदों के साथ शिफ्ट हो गया। जिनके मेडिकल हो जाते हैं उनको फिर दूसरे सेल में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पर फिर जितने भी 2 4 3 बंदे होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद तकरीबन वहाँ कोई 2 दिन 4 दिन गुजारने के बाद फिर पुलिस स्टेशन का क्या काम होता है कि उन्होंने बंदे को वहाँ से क्लियर करके जेल के हैंड ओवर करना होता है। सीआईडी का काम है पुलिस के हवाले करना होता है। पुलिस जो थाने के अंदर होती है, ठीक है, इदारे काम करते हैं ना। तो फिर पुलिस का काम होता है उस बंदे का मेडिकल करवा के उसको क्लियर करवा के उसको हैंड ओवर करना होता है फिर जेल के। ये अपनी अपनी उनकी बारी लगी हुई है। जेल के हैंड ओवर करना था। 2 3 दिन गुजारने के बाद जेल में पुलिस स्टेशन में वहाँ से उसको हैंड ओवर किया
अलैन की जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर हैंडल उसको यानी कि मूव कर दिया। मूव करने के बाद आगे की स्टोरी ये है कि जब पहले दिन वहाँ पर बंदे को मूव किया, पहले दिन में क्या सीन होता है। बंदा वहाँ पर जब पहुँचता है तो आई स्कैन होते हैं, आई स्कैन होने के बाद फिंगरिंग होती है, पिक्चर होती है। ठीक है, पिक्चर लेने के बाद वो फिर आगे मूव करते हैं। आगे जाकर आपके पास जो भी सामान होता है, जितने भी आपके पास दरम पैसे होते हैं, जो भी मोबाइल घड़ी ये वो सब लॉकर रूम अमानत में जमा हो जाते हैं, उसको अमानत बोलते हैं। तो अमानत में वो सामान जमा होता है। जमा होने के बाद उसके बाद वहाँ पर ही आपके कपड़े कपड़े चेंज किए जाते हैं बंदे के। ठीक है, वहाँ पर अबू धाबी में नीले कलर का ड्रेस मिलता है, दो मिलते हैं। ठीक है, एक बंदे को तो वो यूनिफॉर्म मिलता है। यूनिफॉर्म ये सीन होता है कि एक साइड में एक यानी कि ओपन कमरा होता है, दरवाज़ा नहीं होता, सिर्फ ऐसे वो तकरीबन कोई 10-12 इंच या इतनी थोड़ी सी बड़ी दीवार होगी। तो यानी कि लगा के 5 फुट की दीवार होगी। तो उसके अंदर वो पूरा बंदे को नंगा करते हैं। ठीक है, कपड़े उतारते हैं, सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है। उसके बाद वो यानी कि ऊपर नीचे उसको बोलता है बैठने के लिए, बैठो। चेक करने के बाद कपड़े उसको बोलते हैं चेंज करके ये पहन लो, जो जेल का ड्रेस होता है नीले कलर का। और वहाँ पर ही उसको चप्पल दे देते हैं, और जो उसके अपने कपड़े होते हैं ज़ाती और सैंडल शूज़ जो भी होता है वो एक बैग देते हैं उसमें बंद करके, तो वो जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जेल के एंट्रेंस का सारा मेथड है, प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या सीन होता है, उसके बाद ये होता है कि जी बंदे को फिर वहाँ से कपड़े जब चेंज होते हैं, फिर उसके बाद स्कैन होता है, चेस्ट का स्कैन होता है, चेस्ट का और पूरी बॉडी का। एक मशीन के ऊपर वो खड़ा करते हैं, एक्सरे मशीन होती है, उसके अंदर सर के बालों से लेके पैरों की तलियों तक पूरी बॉडी का स्कैन होता है। उस स्कैन होने का मकसद ये है कि कोई मेटल की चीज़ तो नहीं बंदा अंदर लेके जा रहा है छुपा के, कोई ड्रग्स इस तरह, यानी कि 100 मामला होते हैं जेलों में, आपको पता ही है। तो वहाँ से फिर उसको मेडिकल होने के बाद आगे शिफ्ट किया दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में सब कैदियों को जब क्लियर करने के बाद वो शिफ्ट करी जा रहे थे, वहाँ से फिर जो वहाँ अंदर जेल के अंदर जो वो नेपाली हैं सारे सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस नहीं, वो एक कंपनी है जो ये काम कर रही है, वो सब नेपाली हैं सिक्योरिटी गार्ड जो अबू धाबी एयरलाइन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो बंदे आए, उन्होंने उनको लेकर चले गए आगे जेल के अंदर, वहाँ से उनका सफ़र स्टार्ट हो गया। तो जेल के अंदर जब उनको लेके गए हैं तो आगे उनको एक बैरक है 10 नंबर, जो रह के आए हैं उनको पता होगा, जो नहीं उनके इन्फॉर्मेशन में डाल दूं कि 10 नंबर वहाँ पर एक बैरक है, उसमें वो शिफ्ट करते हैं बंदे को पहले दिन। ठीक है, वहाँ पर आपको कंबल मिल जाते हैं। ठीक है, मैट्रेस मिल जाते हैं, कंबल और मैट्रेस दो चीज़ें मिलती हैं। और उसके बाद बारी आती है ये गंजेपन की, आप बंदे के बाल पूरे उठा देते हैं, गंजा कर देते हैं, दाढ़ी शाड़ी नहीं, सिर्फ बाल। इसमें एक और चीज़ है, जो अपने सिख भाई हैं उनके बाल नहीं काटते, बाकी जो भी हैं किसी भी मज़हब का उसके बाल काटेंगे होंगे। ठीक है, सिर्फ सिखों को छोड़ के जो सिख कम्युनिटी है उनके बाल नहीं काटते। उसकी भी एक रीज़न है, उसके मैं बताऊंगा कि उनकी क्या रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ अर्सा पहले अबू धाबी में इस तरह एक सिख भाई के बाल काटे गए थे। उनके जो बाल हैं वो आपको पता है, वो अपने पगड़ी बांधते हैं और बड़े अकीदत यानी कि वो इस चीज़ को समझते हैं। तो उसकी वजह से उस भाई ने फिर फांसी ले ली थी जेल के अंदर ही। उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि सिख कम्युनिटी के जो सर के बाल हैं वो उनके एक जान से भी उनको ज़्यादा यानी कि प्यारे हैं। तो इसलिए उसके बाद फिर उन्होंने वो पाबंदी लगा दी और वो अभी तक चल रही है। ठीक है, तो वहाँ पर टेंड होने के बाद फिर बंदे को वो एक कॉल करने का मौका देते हैं कि अभी फ्री कॉल आप कर सकते हैं किसी का भी नंबर, दुबई का सिर्फ। तो किसी को भी कॉल कर सकते हैं आप दुबई में, जिसके पास तो नंबर होगा वो फ़ौरन कॉल कर लेगा। ठीक है, तो जिसके पास नहीं है वो बैठा रहे, वो वेट करेगा। फिर आगे जाके फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे नंबर आप ऐड करवा सकते हैं। तो उसके बाद क्या सीन हुआ है जी, वहाँ टेंडे होने के बाद कॉल होने के बाद बंदे को यूनिफॉर्म मिल जाता है। चेंज होने के बाद नहा धो के बंदा रेडी हो जाता है, पूरा कैदी लश पश हो के कैदी नंबर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो कैदी जब रेडी हो जाता है उसको कार्ड मिलता है, जो कि अमानत से ही मिलता है कार्ड। एक जो उसका कार्ड होता है वो उसके ऊपर उसका कैदी नंबर, अमानत नंबर
ये चीज़ें लिखी होती हैं और पिक्चर लगी होती है। वो उसके पास कार्ड जैसे मेरा साइड ही है वैसे ही उसका जेल का कार्ड बन जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो वो जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद फिर आगे बारी आती है बैरकों में शिफ्ट करने की। ठीक है, बैरक को अंबर बोलते हैं। ठीक है, अंबर अरबी ज़ुबान में अंबर अंबरे बोलते हैं कि अंबर फ़लानी अंबर 2 नंबर 6 नंबर 7 नंबर ऐसे अंबरे हैं। तो वहाँ से बंदों को शिफ्ट कर देते हैं। जो कि सिविल केस वाले होते हैं उनको अलग, जो ड्रग्स वाले होते हैं उनको अलग, जो चोरी चकारी वाले होते हैं उनको अलग। इस तरह यानी कि जो केस के हिसाब से मुख्तलिफ अमरों में शिफ्ट कर देते हैं। पैसों वालों को अलग, जिनका पैसों के मामले होते हैं जिसमें चेक का आ जाता है, क्रेडिट कार्ड का आ जाता है, किसी किस्म के भी पैसे हमारे होते हैं उनका अलग सीन हो जाता है। जिन्होंने चोरियाँ की होती हैं, लड़ाई झगड़े की होते हैं, अलग अलग बैरकों में डाल देते हैं। तो 6 नंबर में डाला गया उस भाई को। 6 नंबर अंबर में उसको डाला गया। तो आगे की अब मैं स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, और मज़ीद आगे क्या क्या हुआ और डिपोर्ट होने तक बंदा कैसे पहुँचा पाकिस्तान, ये भी एक लंबी स्टोरी है। मैं आपको नया ये वीडियो बाय वीडियो बना के सेंड करता रहूँगा। इंशाल्लाह आप देखें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें अपने मुतालिक और दूसरों को भी सेफ़ करें, ख़ुद भी सेफ़ रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर फ़ायदा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं को नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।